अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्कॉर्पियो। आज हम ENG 201 के लेक्चर नंबर 3 पे बात करेंगे, जिसका टॉपिक है रीडर सेंटर्ड राइटिंग। रीडर सेंटर्ड राइटिंग का क्या मतलब होता है कि आप या इस लेक्चर में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स देखेंगे कि जिनको फॉलो करके आप रीडर के सेंटर्ड यानी उसके माइंड तक जो है अप्रोच कैसे हासिल करेंगे। उसके बाद देखते हैं लेक्चर आउटलाइन है हमारे पास। इन दिस लेक्चर यू विल लर्न फॉलोइंग स्टेप्स व्हाइल राइटिंग अ रेज्यूमे एंड लेटर ऑफ एप्लीकेशन। तो वो कौन से स्टेप्स हैं? डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, इवैल्यूएटिंग, रिवाइजिंग। ये स्टेप जो हैं ये आपने किसी भी रेज्यूमे या लेटर को लिखते हुए फॉलो करने हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे रेज्यूमे आपने कैसे लिखना है, उसके कौन से स्टेप्स हैं और उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल। Defining your objectives. The first activity of writing, defining objectives, is especially important whether you are writing a letter or a job application letter. ठीक है, कहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी राइटिंग करने के लिए आप सबसे पहले डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव यानी अपने मकसद को वाज़ेह करते हैं कि आपका मकसद क्या है इस चीज़ को लिखने का, जो आप लिखने जा रहे हैं इसका मकसद क्या है। तो फिर उसके बाद कह रहे हैं इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट वेदर यू आर राइटिंग अ लेटर और जॉब एप्लीकेशन लेटर। खास तौर पे ये जब आप लेटर लिख रहे होते हैं या फिर जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख रहे होते हैं, जैसे रेज्यूमे वगैरह होता है, तो उसमें आप इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। When defining your objectives, जब आप अपने मकासद को बता देते हैं, बयान कर लेते हैं कि आपने किस लिए ये लेटर लिखा है, तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? You tell what you want your communication to do. ये फिर आप बाद में ये बताते हैं कि आपने ये जो लेटर लिखा है ये किस आपकी ये जो सारी कम्युनिकेशन है ये आपको रिटर्न क्या करेगी, आपने किस मकसद के लिए इसको लिखा है, आप इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी टू टेक द रीडर सेंटर अप्रोच। अब आपने देखना है कि आपने रीडर के माइंड को किस तरह से पढ़ना है, मतलब कौन सी चीजें हैं जिनको देखते हुए आप अंदाजा कर लेंगे कि वो आपसे ये वाली क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसका आंसर इस तरह से देना है। तो यू नीड टू लुक एट 3 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी द फाइनल रिजल्ट यू डिजायर। सबसे पहले होता है कि आपने ये देखना कि आपको आप जो चीज लिख रहे हैं उससे आपको रिजल्ट क्या चाहिए, उसकी आउटकम क्या होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हैं उसके लिखने के बाद जब कोई अगला बंदा उसको पढ़ेगा तो वो उसके बदले में क्या चीज आपको देगा, ठीक है ना, यानी उसकी आउटकम क्या मिलेगी, जो चीज आपने लिखी है उसकी आउटकम आपको क्या मिलेगी। उसके बाद सेकंड पार्ट है द पीपल हु विल रीड योर कम्युनिकेशन। वो कौन से लोग हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है द स्पेसिफिक वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू अफेक्ट द पीपल एज दे रीड योर कम्युनिकेशन। फिर तीसरी चीज ये होती है कि वो कौन सा तरीका है कि आप अपनी कम्युनिकेशन का एक अच्छा इम्पैक्ट चाह रहे हैं उन लोगों पे कि जो इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज ये होती है कि आपने उसको इस तरह से इतने अच्छे इफेक्टिव वे में बयान करना होता है कि जो लोग उसको पढ़ रहे हों उस पे एक जिस किस्म का आप चाह रहे हो वैसा ही असर हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी इन द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या होती है? जब भी आप देखते हैं कि किसी भी जॉब के लिए वो आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, तो सबसे पहले वो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किसी भी अखबार में मतलब कह लें कि टीवी पे वो कमर्शियल्स देती हैं जी ये फलां चीज़ की यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज की ज़रूरत है। तो फिर लोग क्या करते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो अपनी जो है रेज्यूमे वगैरह वो बना के तो उनको सबमिट करवाते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में उन्होंने यही बताया हुआ है कि एम्प्लॉयर्स ट्राई टू अट्रैक्ट एप्लीकेंट्स फ्रॉम एज मैनी क्वालिफाइड पीपल एज पॉसिबल। वो यही चाह रहे होते हैं कि जितने ज्यादा क्वालिफाइड लोग उनके पास इकट्ठे हो जाएं उतनी अच्छी बात है, क्योंकि वो तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी क्वालिफाइड लोगों को हायर करने की कोशिश करेंगे ना। उसके बाद है टू हेल्प अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज को समझने के लिए क्या होना चाहिए, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जो कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक बंदे की अकेले की रेज्यूमे को देखे। ठीक है, तो आपने एक चीज ये माइंड में रखनी है कि आपने अपने रेज्यूमे को इस तरह से इफेक्टिव बनाने की कोशिश करनी है कि अगर वहां पे बैठा हुआ जो बंदा 20-25 रेज्यूमे लेके बैठता है और सोचता ये है कि उसने इनमें से कोई 10 को सिलेक्ट करना है, तो आपका रेज्यूमे उन 10 में आना चाहिए। यानी आप अपने रेज्यूमे को इस तरह से डिजाइन करें, इस तरह उसकी
जो है स्ट्रक्चर बनाएं, इस तरह की उसकी ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें कि जो पढ़ने वाला है अगर वो क्विकली भी किसी डिसीजन को लेना चाहे तो उसमें आपका रेज्यूमे भी जरूर आए, ठीक है। उसके बाद है जी इन द सेकंड स्टेज ऑफ रिक्रूटिंग। दूसरी स्टेज क्या होती है जी, वो इस तरह से करते हैं फिर जब वो 10 जो उन्होंने चूज कर लिए थे रेज्यूमे, फिर वो उनको मजीद डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि वो चाह रहे होते हैं कि उनको एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय मिल जाए अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। द सेकंड स्टेज रीडर ऑफ योर रेज्यूमे इंक्लूड मैनेजर्स ऑफ द डिपार्टमेंट यू हैव टू वर्क फॉर। इसमें क्या होता है, इसमें मैनेजर्स पढ़ते हैं आपके रेज्यूमे, ठीक है। दूसरी स्टेज, पहली स्टेज तो ये होती है ना कि मैनेजर से लो लेवल वाले जो लोग होते हैं वो देखते हैं सारी रेज्यूमे को, वो देखते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ जो अच्छी होती हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसको मैनेजर्स को भेज देते हैं कि अब ये जो 10 हैं इनमें से जो मैनेजर सिलेक्ट करेंगे उनको ही जॉब मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टू रिप्रेजेंट योर रीडर। फिर आपने क्या करना होता है कि अपने रीडर जो पढ़ने वाला है उसको कैसे रिप्रेजेंट करवाना है। यू कैन इमेजिन द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे आपने ये इमेजिन करना है कि आपका रेज्यूमे आपके डिपार्टमेंट का जो हेड है ना वो पढ़ रहा है, ठीक है। This person is short-handed and wants rapidly to fill one or more opening। तो ये वाला बंदा क्या करता है कि इसको ये चाहिए होता है कि ये चाह रहा होता है कि जल्दी जल्दी से ना जो इसके पास सीट्स पड़ी हुई ना खाली उनको बस फिल कर ले, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि वो फटाफट से किसी भी बंदे को उठा कर रख ले। कोई अच्छी क्वालिटी होगी, कोई अच्छी चीज मिलेगी उसको आपके रेज्यूमे में तो वो आपको ये जॉब ऑफर करेगा ना, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट यही है कि आपने अपने रेज्यूमे को इस तरह से डिजाइन करना है, उसकी ऑब्जेक्टिव को इस तरह से डिफाइन करना है कि अगर कोई फर्स्ट लुक भी उसको देखे तो वो उससे इम्प्रेस हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं जी नीचे डिसाइडिंग हाउ यू वांट योर रेज्यूमे टू अफेक्ट योर रीडर्स। फिर आपने ये सब कुछ करने के बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आपका रेज्यूमे किस तरह से आपके पढ़ने वालों पे एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं जी, आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड द रीडर्स यू शुड डिटरमाइन हाउ योर रेज्यूमे विल अफेक्ट देम इन द जॉब दैट यू आर सीकिंग। कि आप ये सब कुछ जो ऊपर चीजें डिफाइन करने के बाद ऑब्जेक्टिव आपने ये देखना है कि अब आप इसमें क्या ऐसा इन्वॉल्व करें कि जिसकी वजह से आपका रीडर अगर आपका रेज्यूमे देखे तो वो आपको ये जॉब देने के लिए मतलब मजबूर हो जाए, वो ये समझे कि आप ही वो बंदे हैं कि जो ये जॉब डिजर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मोर प्रिसाइजली यू शुड डिफाइन हाउ योर रेज्यूमे विल अफेक्ट योर रीडर्स व्हाइल दे रीड इट। तो चीज यही है, बार बार मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आपने अपने रीडर्स को बहुत केयरफुली जो है ना देखना है, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट्स को बहुत केयरफुली देखना है कि वो क्या चाह रहे हैं आपसे। आपने वहां पे अपना पर्सनल कुछ भी नहीं रखना कि आप क्या चाह रहे हैं या आपके पास क्या है। आपने अपनी ही चीजों को कुछ इस तरह से ब्रीफ करना है कि वो आपके रीडर्स पे अच्छा इम्पैक्ट छोड़े, ठीक है। तो कहते हैं टू डिटरमाइन हाउ योर रेज्यूमे विल अफेक्ट योर रीडर यू कैन थिंक अबाउट टू थिंग्स। आपको अपने रेज्यूमे को इफेक्टिव बनाने के लिए अपने रीडर्स को के ऊपर अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए उसको दो चीजों को देखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। द वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू अल्टर योर रीडर्स एटीट्यूड। पहली चीज तो ये होती है आपने रेज्यूमे को कुछ इस तरह से डिजाइन करना होता है। एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं सबसे पहले अपना नेम लिखते हैं, फिर अपने प्रोफेशन लिखते हैं, फिर अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, तो उसके बाद बाकी डिटेल देते हैं। लेकिन कुछ क्या करते हैं सबसे पहले नेम नहीं देते, वो प्रोफेशंस देते हैं, साइड पे कहीं नेम लिख देते हैं या टॉप राइट साइड पे या टॉप लेफ्ट साइड पे, और फिर सारे अपने प्रोफेशंस देते हैं, फिर उसके बाद वो एक्सपीरियंसेस देते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है कि आपने देखना है कि आया आपके पढ़ने वाले लोग कौन से हैं जो किस चीज को पसंद कर रहे होंगे वो, ठीक है। उसको देखते हुए फिर आपने अपना रेज्यूमे जो है वो तैयार करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे द टास्क यू वांट टू हेल्प योर रीडर्स परफॉर्म व्हाइल दे रीड। जब वो रीड कर रहे होंगे तो आपका रेज्यूमे, तो उनको कोई टास्क दीजिएगा, ठीक है। लाइक आप कुछ अपने रेज्यूमे को इस तरह से डिजाइन करें कि अगले बंदे को आसानी हो पढ़ने में, ठीक है। उसको कोई मुशक्कत ना हो कि अगर वो चाह रहा हो कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है तो वो पूरा रेज्यूमे ढूंढे और लास्ट पे आके आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिखी हो। भाई ये तो कोई बात नहीं होती ना, क्या पता कि वो आपके नाम के बाद ही देखना चाह रहा हो कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, ठीक है। तो आपने अपने रेज्यूमे को बहुत अच्छे से डिजाइन करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आ जाते हैं अल्टरिंग द ऑडियंस एटीट्यूड। ये भी वही बात है कि आपने अपने ऑडियंस का मूड चेंज करना होता है, यानी एटीट्यूड, उनका बिहेवियर चेंज करना होता है। देखो अब ऐसा होता है कि जब भी कोई बंदा आपका रेज्यूमे पढ़ रहा होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो वो आप फॉर एग्जांपल मतलब अगर
जनरली बात की जाए तो जो बंदा आपका रेज्यूमे पढ़ रहा होता है वो आपको मतलब पर्सनली तो नहीं जानता ना, तो इसलिए आपने अपने ही रेज्यूमे पे इतना इफेक्टिव बनाना है कि वो बंदा न्यूट्रल होके आपकी साइड ले, लाइक कि वो आपको समझ रहा हो कि वाकई आप वो डिजर्विंग बंदे हैं जिसको ये जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जी वंस यू हैव डिस्क्राइब योर रीडर्स प्रेजेंट एंड डिजायर एटीट्यूड, जब आप कर लेते हैं अपने रीडर्स का एटीट्यूड चेंज कर लें तो फिर उसके बाद क्या करना होता है, ट्राई टू फाइंड आउट थिंग्स अबाउट योर रीडर दैट विल हेल्प यू प्लान अ स्ट्रेटेजी फॉर परस्यूइंग देम। जी, तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जब आप ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि आप अपने रीडर का एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर उसमें आप फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होना चाहिए कि आपके रेज्यूमे में कुछ ऐसी बात जरूर होनी चाहिए कि जो आपके पढ़ने वालों को वाकई मुतासिर करे, वो आपके पढ़ने वालों को वाकई इस तरह से मुतासिर करे कि वो आपको ये जवाब देने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है, उसके बाद अल्टरिंग द एम्प्लॉयज एटीट्यूड, ये भी वही चीज है कि आपने अपना बिहेवियर इतना अच्छा रखना है, मतलब वहां पे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस रहा है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आपको अच्छी लगती हैं आप वो लिखें जॉब से रिलेटेड, तो शायद कि वो एम्प्लॉयज लाइक कि उन्होंने आपको हायर करना हो एज अ हेड डिपार्टमेंट। ठीक है, तो फिर कोई कंपनी वाला ये तो चाहेगा नहीं कि कोई रूड सा बंदा आ जाए तो वो फिर मेरे एम्प्लॉयज को भी तंग करे जो उसके अंडर काम करेंगे, ऐसा तो कोई नहीं चाहता। इसलिए वो यहाँ पे उन्होंने दो चीजें बताई हुई हैं कि जो भी एप्लीकेंट होता है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और प्लेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी रेज्यूमे में कुछ ऐसी बातें जरूर लिखें जिससे ये दोनों चीजें आपकी मतलब थोड़ा थोड़ा शो ऑफ हो रही हो कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदे भी हैं और प्लीजेंट भी हैं, यानी आप सब अगर आपको किसी के अंडर काम करना पड़े तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपके अंडर किसी को काम करने के लिए लगाया जाए तो आप उन सबको भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हेल्पिंग योर रीडर्स टू परफॉर्म देयर टास्क, ये भी बात है जो मैंने आपको पहले बता दी है कि आपने कुछ इस तरह से वो गड़बड़ नहीं कर देनी कि आपके रीडर को आपकी क्वालिफिकेशन ढूंढने में ही टाइम लग जाए और वो बोर हो के आपका रेज्यूमे छोड़ दे। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स होती हैं टास्क की उसने बताया हुआ, तो आपने अपना रेज्यूमे बहुत इफेक्टिव बनाने की कोशिश करनी है। उसके बाद है जी वाइल रीडिंग योर रेज्यूमे योर रीडर प्राइमरी टास्क इज टू गेट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो जब कोई भी रीडर आपका रेज्यूमे पढ़ रहा होता है तो जो कॉमन 5 क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं जो उन्होंने बताए हुए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट एग्जैक्टली डज द पर्सन वांट टू डू, जो बंदा ये रेज्यूमे लिख रहा है वो क्या चाहता है, मतलब कि वो ये जॉब गेन करना चाहता है वाकई, मतलब उसकी रेज्यूमे में कुछ ऐसी चीज है कि उसको ये जॉब दी जाए। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज द पर्सन हैज फॉर द जॉब, फिर दूसरी बात ये होती है कि आपने जो एजुकेशन गेन की हुई है, ठीक है, आपकी जो एजुकेशन है वो इस जॉब से रिलेटेड है भी कि नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा कुछ और हो, आप साइकोलॉजी पढ़ के आए हैं तो आप आईटी के लिए आईटी की जो जॉब है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी जॉब जो एजुकेशन है वो जॉब से रिलेट कर रही हो। ओके, उसके बाद आ जाता है जी व्हाट एक्सपीरियंस डज द पर्सन हैज इन दिस आर सिमिलर जॉब, फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है कि आपने जो आपको आईटी की, चले एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप आईटी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने आईटी से रिलेटेड पहले कोई काम किया हुआ है या बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, या आईटी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता कोई काम आपको आपने जॉब एक्सपीरियंस आपका रहा हो। ठीक है, तीसरी बात ये होती है। उसके बाद है जी व्हाट अदर एक्टिविटीज हैज द पर्सनल एंगेज इन, तो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में आईटी के रिलेटेड कोई काम करते हैं या नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है, आपकी हैबिट्स में ये चीज आ जाती है, जो पर्सनली इंगेज होती है ना चीज, ये हैबिट्स में आ जाती है क्योंकि रेज्यूमेज में हम हैबिट्स भी लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भी आपकी जॉब के रिलेटेड होनी चाहिए ताकि आपको अपनी जॉब परफॉर्म करने में हेल्प दे। ठीक है, उसके बाद है जी हाउ कैन आई गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन्स क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बात है जो मैंने ऊपर बताई थी, एक दो फिर आ गई है 5th क्वेश्चन की शक्ल में कि जब आपका रीडर पढ़ लेता है आपके बारे में तो वो ये देखना चाह रहा होता है कि आपकी मजीद इंफॉर्मेशन ली जाए, क्वालिफिकेशन देखी जाए कि आया आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानने के बाद आपको एक अच्छा खासा अंदाजा हो जाता है कि आपने क्या चीज अपने रेज्यूमे में ऐड करनी है, क्या चीज नहीं करनी। ओके, तो ज्यादा तो खैर इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा तो ये नहीं है, अगर इसको एक दफा पढ़ लिया जाए तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ले लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
ये है कि इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल काम बताया हुआ है जो आपकी प्रैक्टिकल मतलब काम में हेल्प करेगा, ठीक है, जब आप कोई रेज्यूमे लिख रहे होंगे। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ जी प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, आपने सबसे पहले देखना है कि आपने लिखना क्या है इस चीज में, आप किस मकसद के लिए इसको लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, या फिर जो आप चीजें लिख रहे हैं वो आपके रीडर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हैं भी या नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको प्लान कर लेना है, दैट्स इट, यही प्लान है। और फिर उसी प्लानिंग में आपने देखना है कि आपने पहले कौन सी चीज देनी है, पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं, फिर उसके बाद अपना नेम लिखना है, क्वालिफिकेशन लिखनी है, फिर उसके बाद आपने रेफरेंसेस देने हैं, फिर अपनी डिग्री लिखनी है, ठीक है। इस तरह की चीजें, यानी जो भी आप प्लान कर रहे हो कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, उसको क्या कहते हैं, प्लान, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी सेकंड नंबर, यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें बताई हुई हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और उनके उसने बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर बन सकता है, ठीक है। यूजुअल क्वेश्चन ये होती हैं और उनको वो इस कैटेगरी में आ रहे होते हैं, ठीक है। और उसको इफेक्टिव किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सारा वर्क है, अगर आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद आ जाए जी ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल। फिर बात आ जाती है जब आप प्लानिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उसको ऑर्गेनाइज करने की बात आ जाती है कि अब आपने प्लानिंग तो कर ली कि भाई मैं ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये चीज बताऊंगा, लेकिन उसको तरतीब किस तरह से देना है ये भी फिर आपको देखना पड़ता है कि पहले आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है, फिर उसके बाद रेफरेंसेस देने हैं, फिर अपनी डिग्री का नेम लिखना है, फिर आपने अगर कोई आपकी वो क्या कहते हैं कोई एकेडमिक एक्टिविटी है तो वो भी लिख देनी है, ठीक है ना। अब यहाँ भी ये थोड़ी सी चीजें मुझे लगा कि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि सम इंडिविजुअल choose to organize a substantial part of their resume around their accomplishment and abilities। कुछ जो organizations होती हैं वो substantial resume चाह रही होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाता है, उसको functional resume कहते हैं। कि क्यों कहते हैं, because it emphasize the functions and tasks the applicants can perform। इसमें ज्यादातर उन चीजों पे फोकस किया जाता है कि जो एप्लीकेंट है, यानी जो अप्लाई करने वाला बंदा है, वो कौन कौन से काम अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। यानी वही ना कि जिस चीज के लिए आपने अप्लाई करने के लिए आपको रिक्वायर है वो उसको काम अच्छे से आते होते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इफ यू आर राइटिंग कन्वेंशनल रेज्यूमे। अगर आप कन्वेंशनल रेज्यूमे लिख रहे होते हैं, you can derive the prominence by placing the name and professional objective at the top। तो इसमें आप क्या करते हैं कि अपना नेम, मतलब जैसे भी आप चाह रहे हो अपने नेम को प्रोमिनेंस कर सकते हैं और अपने प्रोफेशंस को प्रोमिनेंट कर सकते हैं, प्रोमिनेंट, ठीक है। तो उसके बाद ये इसको कहते हैं जी कन्वेंशनल रेज्यूमे, ठीक है। अब नॉन कन्वेंशनल की बात आ जाती है, तो नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है कि आपने अपने जो वो होते हैं प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको ज्यादा एम्फोसाइज करना होता है, ठीक है। उनको उन पे ज्यादा जोर देना होता है। कन्वेंशनल में क्या था कि आप चाहें तो उन पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन नॉन कन्वेंशनल में क्या है कि आपको उन्हीं पे फोकस करना होगा, ठीक है। बस इसमें ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी थी। उसके बाद है जी ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग होती है व्हेन यू ड्राफ्ट, यू ट्रांसफॉर्म योर प्लान्स, नोट्स, आउटलाइंस एंड आइडियाज इनटू अ कम्युनिकेशन। जब भी आप कोई चीज लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई रफ चीज लिखते हैं, किसी रफ चीज का खाका बनाते हैं, तो उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। जिसमें मिस्टेक्स हों, जिसको अभी आपने एक कह लो कि फाइनल शक्ल देनी हो, उससे पहले जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो क्या कहलाती है, ड्राफ्टिंग कहलाती है। तो ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी होती है और बहुत अच्छी चीज होती है अगर आप ड्राफ्टिंग कर लें किसी चीज की, तो ठीक है। उसके बाद आ जाए जी ड्राफ्टिंग द प्रोज। ये भी वही बात है कि आपने जो भी अपना प्रोज लिखा हुआ है, यानी जो भी नस्र वगैरह लिखा हुआ है, आप उसको एक दफा ड्राफ्ट कर लें। ड्राफ्ट करने का क्या मतलब होता है कि पहले रफ में लिख लें, फिर बाद में उसको अगेन देखें कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर मिस्टेक हो तो उसको ओवरकम करें, ठीक है। फाइंड आउट करके रेज वगैरह करके जो भी आप करना चाहें उसको अच्छे तरीके से लिखें, ठीक है। उसके बाद नीचे है जी, अब आपने प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि आपके प्रोफेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। उनके आपका जो प्रोफेशन है वो क्या है, उसके क्या मकासद हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपकी फंक्शनैलिटीज क्या है, ठीक हो गया ना। तो ये मैंने ऊपर बताया था कि नॉन कन्वेंशनल में आ जाती है। हाँ जी, यहाँ पे अनकन्वेंशनल भी एक वर्ड दिया हुआ है। तो अनकन्वेंशनल रेज्यूमे जो होते हैं उसमें आ जाता है कि आप अपने प्रोफेशंस को बताते हो कि आप ये काम कर सकते हो, ओके हो गया। उसके बाद ये एग्जाम्पल वगैरह है, इसको करने की इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाती है आपकी एजुकेशन। व्हेन डिस्क्राइबिंग योर एजुकेशन you provide evidence that you are capable of performing the job। करते हो एजुकेशन में, आप ये करते हो कि आपने जब भी अपनी एजुकेशन लिखनी होती है वहां पे, फॉर एग्जांपल अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपको बताना पड़ता है कि आपने मास्टर्स कहाँ किया था, किस यूनिवर्सिटी से किया था, किस ईयर में किया था,
और उसका प्रॉपर नेम क्या है, ठीक है। तो उसके बाद ये है जी, उन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएशन का बता दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि रिमेंबर, ये चीजें आपने याद रखनी है, अगर आपने कहीं पे अच्छे मार्क्स हासिल किए हुए हैं, कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिली हुई है आपको, कोई एकेडमिक ऑनर मिला हुआ है, कोई एक्सपीरियंस अच्छा रहा हुआ है, तो उसको जरूर मेंशन करें क्योंकि वो एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कोई 2-3 एग्जांपल्स दी हुई हैं रेज्यूमे की, तो आप देख लीजिएगा एक दफा। तो अगर आपका दिल चाहे तो आप इस तरह की बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्डरिंग द जॉब एक्सपीरियंस। अब जॉब एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है जी, आपने जो पीछे वाली जॉब की हुई थी, ठीक है, उनको ऑर्डर किस तरह से करना है। तो सबसे बेस्ट वे जो इसमें बताया हुआ है क्रोनोलॉजिकली यही है कि आप जो अपनी रिवर्स जॉब है, यानी जो आप अभी छोड़ गए हैं, उसको सबसे टॉप पे लिखें, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे वो जो उसके पहले की हुई थी, फिर थर्ड नंबर पे वो जो उससे भी पहले, यानी जो सबसे पहले की हुई थी, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अच्छा जो वे होता है जॉब एक्सपीरियंस को ऑर्डर करने का, वो यही होता है कि आप अपनी क्रोनोलॉजिकली रिवर्स जाएं, यानी जो आपने अभी रिसेंटली किया उसको सबसे टॉप पे लिखेंगे, ज्यादा अच्छा इंप्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जी लास्ट जो पॉइंट स्टेप रह गया वो ये है इवेल्युएटिंग एंड रिवाइजिंग। रिवाइजिंग का मतलब कि आपने दोबारा अपनी रेज्यूमे को देखना है कि उसमें किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो उसको इवेल्युएट करें, उसको ठीक करें, उसको सी अगेन, यानी दोबारा देखना अपनी किसी भी लिखी हुई चीज को, कोई भी राइटिंग है उसको दोबारा देखने को क्या कहते हैं, रिवीजन। टू लुक एट समथिंग फ्रॉम अ फ्रेश क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देखना, यानी उसको इस तरह से थोड़ा तनकीदी में ले जाएं, या फिर इस तरह से देखना कि अगर कोई दूसरा बंदा पढ़ेगा तो उसको इसमें क्या मिस्टेक्स नजर आएंगी, ठीक है ना। इस तरह से उसको रिवाइज करना और उसको ओवरकम करना। उसके बाद है राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, ये याद रखिएगा, एंड यू प्रोड्यूस योर बेस्ट स्टफ व्हेन यू फर्स्ट गेट स्टार्टेड। और ये कभी मत सोचिएगा कि आपने जो एक दफा पहली दफा लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट स्टफ लिखा है, ऐसा कभी नहीं होता। आप पहली दफा लिखने में कोई ना कोई गलती जरूर कर देते हैं, हमेशा ऐसा होता है। हम फर्स्ट टाइम में कभी भी, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, हम डिस्कवर कर रहे थे, तो जाहिर है जब भी कोई नई चीज लिखी तो उसमें जरूर कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद है जी, ये उन्होंने ये बताया हुआ है कि रिवाइजिंग इज एन आउटगोइंग प्रोसेस ऑफ रीथिंकिंग, रिवाइजिंग योर एविडेंस, डिफाइन यू करें, हर चीज को आपने दोबारा से करना होता है, ओके। और कुछ उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं कि सो रिवीजन इज अ चांस फॉर यू टू लुक क्रिटिकली एट व्हाट यू हैव रिटन टू सी, ये चांस होता है क्रिटिकली अपने बहुत पेचीदगी से अपने उसको देखने का कि आप उसको रेज्यूमे को आपने इसमें क्या चीजें लिखी है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हैं, वो अगर उनको मद्देनजर रख लिया जाए तो शायद ये बहुत ज्यादा अच्छा ओवरकम आपके सामने हो सकता है, मतलब आपकी रेज्यूमे में एक अच्छा ओवरकम लेके आ सकता है। इफ इट्स रियली वर्थ सेइंग, यानी आपने जो कहा है वाकई ऐसे ही कहना था, ऐसे ही रिक्वायर था, या फिर आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, ठीक है। इफ इट सेज व्हाट यू वांटेड टू से, कि जो आपने कहना था आपने वही कहा है ना, यानी ये तो नहीं कि आपने प्लान कुछ और किया था और लिख कुछ और दिया है, ठीक है। जो आपने चाहा था वो नहीं लिखा, कुछ और ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इफ आर रीडर विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, तो अगर जो आपने चीज लिखी है वाकई वो रीडर को समझ आ जाएगी ना, ठीक है जी। इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। आज का लेक्चर जो था थोड़ा प्रैक्टिकल था, इतना आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं मुझे इतना लगा, लेकिन हाँ इसके पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। पेपर में ये तो आ ही सकते हैं ना कि आप रेज्यूमे में कौन कौन से स्टेप्स यूज कर सकते हैं, उनके पॉइंट्स बताएं और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आई होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो